राजनीति में हार सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, वो जमीन से मिला एक सिग्नल है, लोगों की तरफ से एक बहुत ही गहरा संदेश। आज हम इसी संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के बारी विधानसभा क्षेत्र के आईने में। यहाँ हम किसी व्यक्ति या दल की आलोचना नहीं कर रहे। हमारा काम है सिस्टम को समझना, ये समझना कि शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए इस पॉलिटिकल केस स्टडी की गहराई में उतरते हैं। 5.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2023 के चुनाव में बारी की जनता का कांग्रेस पार्टी के लिए दिया गया फैसला था। एक ऐसी पार्टी जो कुछ साल पहले ही यहाँ सत्ता में थी, उसके लिए ये नतीजा एक चुनावी झटके से कहीं ज्यादा था। ये एक व्यवस्था के, एक सिस्टम के पूरी तरह से ढह लाने का संकेत था। हमें ये समझना होगा कि जब वोट शेयर इतना नीचे गिरता है तो ये सिर्फ उम्मीदवार की हार नहीं होती, ये उम्मीद की हार होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी हार के बाद कोई भी राजनीतिक संगठन वापसी का रास्ता कैसे तैयार करता है। देखिए, इसका जवाब किसी बंद कमरे की बैठकों में नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत और आंकड़ों के ठंडे निष्पक्ष विश्लेषण में छिपा है। ये एक फोरेंसिक जांच की तरह है, जिसमें हार के हर एक कारण को, हर एक पैटर्न को बिना किसी भावना के देखा और समझा जाता है, और यहीं से एक नई मजबूत रणनीति की नींव रखी जाती है। तो चलिए अब हम इस हार की परतें खोलते हैं। 2023 में बारी में जो हुआ उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चुनावी रणभूमि को समझना होगा जहां ये राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक मिट्टी होती है। ये है बारी विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले का एक अहम हिस्सा। ये इलाका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की जमीन और यहाँ के पानी से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के सामाजिक समीकरण काफी जटिल हैं और लोगों की निष्ठा किसी एक पार्टी से बंधी हुई नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नेता को लोगों के बीच रहकर उनकी नब्ज को पकड़कर ही राजनीति करनी पड़ती है। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये नतीजे कहानी को साफ साफ बयान कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जसवंत सिंह गुज्जर को 52% से ज्यादा वोट मिले, एक तरफा जीत। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रशांत सिंह परमार सिर्फ 5.76% वोट के साथ मुकाबले से पूरी तरह बाहर थे। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले जाना था। तो आखिर ये पतन हुआ क्यों? रिपोर्ट में 4 बड़े सिस्टमिक फेलियर्स की ओर इशारा किया गया है। पहला, कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक का पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना, जिससे संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर हो गया। दूसरा, नए उम्मीदवार की पहचान और पकड़ दोनों ही स्थानीय जनता के बीच बहुत कमजोर थीं। तीसरा, एक जातिगत हिंसा के मामले ने दलित समुदाय के भरोसे को तोड़ दिया। और चौथा, आज के डिजिटल युग में उम्मीदवार की सोशल मीडिया पर कोई मौजूदगी न होना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी, जिसने उन्हें खासकर युवाओं से दूर कर दिया। चुनावी आंकड़े कहानी का एक हिस्सा हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। असली कहानी तो लोगों की आवाज में है, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों में। एक सफल रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि बारी के वोटर असल में किन मुद्दों से जूझ रहे थे। पानी इस पूरे क्षेत्र के लिए ये सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। ये इलाका आज भी सिंचाई के लिए पूरी तरह मानसून के भरोसे है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसमें हो रही देरी ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब पानी नहीं होता तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, भविष्य भी सूख जाता है। रिपोर्ट में एक स्थानीय व्यक्ति की बात इस संकट की गहराई को दिखाती है। मॉनसून सबसे खराब रहा और वही हमारे पानी का एकमात्र स्रोत है। पानी का कोई और साधन न होने से फसलें तबाह हो गई। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस कृषि संकट की गूंज है जो हर घर को प्रभावित कर रहा है। जब फसल बर्बाद होती है तो किसानों पर कर्ज चढ़ता है और परिवारों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। पानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता है रोजगार। सरकारी नौकरियों की कमी ने युवाओं को निराश कर दिया है, खासकर SC, ST और OBC समुदायों के परिवारों को। जब खेती किसानी पर संकट आता है और सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलती, तो युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है और ये गुस्सा वोटिंग के दिन साफ नजर आता है। और इन सब के नीचे एक और गहरा मुद्दा है सम्मान, यानी डिग्निटी। रिपोर्ट बताती है कि जातिगत तनाव और दलित आदिवासी समुदायों में उपेक्षा की भावना बहुत ज्यादा थी।
जब किसी समुदाय को लगता है कि शासन प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हो रहा, तो वो राजनीतिक व्यवस्था से खुद को अलग कर लेते हैं। हमारे संविधान में सम्मान के साथ जीने का अधिकार एक बुनियादी मूल्य है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद इसी सम्मान को बनाए रखने का जरिया है। ये सिर्फ वोट की बात नहीं, हर नागरिक के आत्मसम्मान की बात है। जमीन की आवाज सुनने के बाद चलिए वापस आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। एक अच्छा रणनीतिकार सिर्फ मौजूदा चुनाव को नहीं देखता, वो पिछले कई चुनावों के पैटर्न को समझता है। बारी का ऐतिहासिक डेटा हमें कुछ बहुत दिलचस्प रुझान दिखाता है जो भविष्य की रणनीति का आधार बन सकते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ दिखाती है कि बारी की सीट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। 2008 में बीएसपी, फिर 2013 और 2018 में कांग्रेस और 2023 में वापस बीएसपी। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के वोटर हर चुनाव में पार्टियों के काम का हिसाब करते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब इस चार्ट पर गौर कीजिए, ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बारी में जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2013 में जहां जीत सिर्फ लगभग 2,800 वोटों से हुई थी, वहीं 2023 में ये अंतर 27,000 वोटों से भी ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि चुनाव अब ज्यादा ध्रुवीकृत, ज्यादा पोलराइज्ड हो रहे हैं। वोटर किसी एक पार्टी के पक्ष में मजबूती से लामबंद हो रहा है। और आखिर में ये नंबर 84.9%, ये 2023 में बारी का वोटर टर्नआउट था, जो कि 2008 के 77% से काफी ज्यादा है। ये बढ़ता हुआ मतदान क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बारी के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वे जागरूक हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। ये एक खामोश मतदाता नहीं, बल्कि एक मुखर मतदाता है। तो हमने हार के कारणों को समझा, लोगों की आवाज सुनी और चुनावी डेटा के पैटर्न को भी डिकोड किया। अब इस सारे विश्लेषण का मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी ठोस रणनीति तैयार करना जो सिर्फ चुनाव न जिताए, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीते। अब हम देखेंगे कि इस डेटा के आधार पर वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। रिपोर्ट एक चतुर्मुख यानी 4 आयामी सिद्धांत का प्रस्ताव करती है। पहला, सामाजिक सशक्तिकरण यानी एससी, एसटी और ओबीसी वोटर्स को सम्मान और भागीदारी देकर उन्हें एक साथ लाना। दूसरा, आर्थिक विकास यानी पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना। तीसरा, शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेहतर स्थानीय सेवाएं देकर लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। और चौथा, कम्युनिकेशन और डिजिटल यानी आज के दौर के तरीकों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। ये दिखाती है कि कैसे एक हारी हुई रणनीति को डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। जहां पहले कमजोर पहचान वाला उम्मीदवार था, वहां अब एक साफ छवि वाले, समुदाय को जोड़ने वाले नेता का सुझाव है। जहां पहले डिजिटल उपस्थिति शून्य थी, वहां अब एक आक्रामक डिजिटल आउटरीच की बात है। और हाँ, जब हम डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना विश्वास बनाने के लिए सर्वोपरि है। जहां पहले स्थानीय मुद्दों से कोई जुड़ाव नहीं था, वहां अब पानी, रोजगार और सम्मान पर केंद्रित अभियान की नींव है। ये डेटा को एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या डेटा वाकई किसी राजनीतिक वापसी को संभव बना सकता है? देखिए, बारी की एक केस स्टडी हमें दिखाती है कि डेटा एक नक्शे की तरह है। ये आपको समस्याएं बता सकता है, पैटर्न्स दिखा सकता है और सही रास्ता भी सुझा सकता है। लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम, जमीन पर उस रणनीति को हकीकत में बदलने का काम इंसानों का ही होता है, नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। डेटा आपको ताकत दे सकता है, लेकिन आखिरी जीत लोगों का भरोसा जीतकर ही मिलती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.